निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी जो अकबर का विश्वास विषय पर केंद्रित है। यह कहानी लगभग 10,000 शब्दों की है, जिसमें दोस्ती, संदेह, षड्यंत्र और अटूट विश्वास की परतों को गहराई से दर्शाया गया है। अकबर का विश्वास, एक अटूट बंधन की गाथा। अध्याय 1, विश्वास की सुनहरी नींव। हिंदुस्तान की विशाल सल्तनत के हृदय, आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित भव्य किले की दीवारों के भीतर मुगल साम्राज्य का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनका नाम ही शक्ति और न्याय का पर्याय बन चुका था, अपने दीवाने खास में बैठे थे। संगमरमर के खंभे, जिन पर की गई महीन पट्टीकारी फारसी और भारतीय कला का अद्भुत संगम थी, शहंशाह के गौरवशाली शासन की मूक गवाही दे रहे थे। बाहर फव्वारों के जल की कलकल और बगीचों में खिले गुलाबों की भीनी भीनी सुगंध वातावरण में एक शांत प्रवाह घोल रही थी। लेकिन आज शहंशाह के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। उनके सामने साम्राज्य के कोने कोने से आई समस्याओं के अंबार लगे थे। मेवाड़ से राजपूतों के प्रतिरोध की खबरें थीं, तो दूसरी ओर गुजरात के व्यापारी करों की नई प्रणाली से नाखुश थे। दरबारियों का एक समूह, जिनमें वित्त मंत्री टोडरमल, सेनापति मान सिंह और अन्य प्रमुख अमीर-उमरा शामिल थे, अपनी अपनी राय दे रहे थे। हर कोई अपने दृष्टिकोण से समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन कोई भी हल शहंशाह को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। तभी एक शांत और सधी हुई आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो दास कुछ अर्ज करना चाहेगा। यह आवाज राजा बीरबल की थी। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे, अपनी असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी और मानवीय समझ के बल पर शहंशाह के नवरत्नों में सबसे चमकता सितारा बन चुके बीरबल। उनके चेहरे पर एक चिरपरिचित मुस्कान थी, जो बड़ी से बड़ी समस्या को भी छोटा बना देने की क्षमता रखती थी। अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। बीरबल, तुम्हें अनुमति की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? कहो, तुम्हारे मस्तिष्क में इस उलझन का क्या समाधान कौंध रहा है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, हर समस्या का समाधान तलवार या खजाने से नहीं होता। गुजरात के व्यापारियों की समस्या धन की नहीं, सम्मान की है। वे सदियों से एक निश्चित तरीके से व्यापार करते आए हैं। नई कर प्रणाली ने उनकी परंपरा को चोट पहुंचाई है। मेरा सुझाव है कि हम उनके प्रतिनिधियों को आगरा आमंत्रित करें, उन्हें शाही भोज दें, उनका सम्मान करें और फिर उन्हीं के साथ बैठकर एक ऐसी प्रणाली तैयार करें जो सल्तनत के खजाने और उनके व्यापार दोनों के लिए हितकारी हो। और मेवाड़ के विषय में? एक सरदार ने पूछा। मेवाड़ की भूमि वीरों की भूमि है, जहां पनाह, बीरबल ने कहा। उन्हें बल से नहीं, दिल से जीता जा सकता है। हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की बजाय अपनी सद्भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। शांति के प्रस्ताव भेजें, उनके स्थानीय त्योहारों का सम्मान करें। जब वे देखेंगे कि मुगल सल्तनत उनकी संस्कृति और उनकी वीरता का सम्मान करती है, तो तलवारें खुद ब खुद म्यान में चली जाएंगी। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। बीरबल का समाधान किसी कूटनीतिज्ञ या योद्धा का नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक का था। वह समस्या की जड़ पर प्रहार कर रहे थे, न कि उसकी शाखाओं पर। अकबर के चेहरे पर संतोष का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत न हमारी सेना है, न हमारा खजाना, बल्कि तुम्हारे जैसी प्रखर बुद्धि है। यह घटना अकबर और बीरबल के रिश्ते की एक छोटी सी झलक थी। उनका संबंध केवल एक बादशाह और उसके सलाहकार का नहीं था। यह दो ऐसे मस्तिष्कों का मिलन था जो एक दूसरे के पूरक थे। अकबर के पास एक विशाल साम्राज्य को चलाने की शक्ति, दूरदृष्टि और अदम्य साहस था,
तो बीरबल के पास उन सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक बुद्धिमत्ता, व्यवहारिकता और मानवीय स्पर्श था। वे घंटों साथ बिताते, कभी शतरंज की बिसात पर, कभी दर्शन और धर्म पर चर्चा करते हुए, तो कभी यमुना के किनारे टहलते हुए भविष्य की योजनाएं बनाते। अकबर को बीरबल पर अटूट विश्वास था। यह विश्वास रातों रात नहीं बना था। इसे बीरबल ने अपनी वफादारी, अपनी निस्वार्थ सलाहों और हर कठिन परिस्थिति में शहंशाह के साथ खड़े रहकर कमाया था। अकबर जानते थे कि उनके आसपास के अधिकांश दरबारिया तो उनसे डरते थे या फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए उनके करीब थे। लेकिन बीरबल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो निडर होकर उन्हें सच का आईना दिखा सकते थे, जो उनकी गलतियों पर विनम्रता से उंगली उठा सकते थे और जिनकी सलाह में सल्तनत की भलाई के सिवा कोई और स्वार्थ नहीं छिपा होता था। यह विश्वास ही उनकी दोस्ती की नींव था, एक ऐसी नींव जिसे सल्तनत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने अपने दिल में संजोकर रखा था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इसी नींव को हिलाने के लिए दरबार के अंधेरे कोनों में एक खतरनाक षड्यंत्र आकार ले रहा था। अध्याय 2 ईर्ष्या का विष और षड्यंत्र का पहला बीज। दरबार में हर किसी को बीरबल की यह निकटता पसंद नहीं थी। कई पुराने और स्थापित अमीर उमरा, जो खुद को सल्तनत का स्तंभ समझते थे, एक बाहरी और अपेक्षाकृत सामान्य कुल के व्यक्ति की इस असाधारण उन्नति से जलते थे। उनकी नजर में बीरबल एक मस्खरा था जिसने अपनी चापलूसी और बातों के जादू से शहंशाह को मोह लिया था। इस ईर्ष्यालु समूह का अनौपचारिक नेता था हकीम मिर्जा जफर। जफर एक विद्वान व्यक्ति था, उसे कई भाषाओं और विज्ञानों का ज्ञान था। वह शहंशाह का निजी हकीम भी था और अपनी इस स्थिति का उसे बहुत घमंड था। वह खुद को बीरबल से हर मायने में श्रेष्ठ समझता था और मानता था कि शहंशाह का सबसे करीबी सलाहकार होने का अधिकार केवल उसका है। जब भी अकबर बीरबल की प्रशंसा करते, जफर के दिल में ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठती। उसने बीरबल को रास्ते से हटाने की ठान ली, लेकिन वह जानता था कि बीरबल पर सीधा हमला करना मूर्खता होगी। अकबर का विश्वास एक चट्टान की तरह था, जिसे तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली और धूर्त योजना की आवश्यकता थी। उसे बीरबल को शहंशाह की नजरों में गिराना था और इसके लिए उसे अकबर के सबसे बड़े गुण उनके विश्वास पर ही प्रहार करना था। जफर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। इस योजना का पहला चरण था अकबर के मन में संदेह का एक छोटा सा बीज बोना। एक ऐसा बीज जो धीरे धीरे बढ़कर एक विशाल विषवृक्ष बन जाए। एक शाम जब अकबर अपने निजी कक्ष में थे और उनका मन कुछ अशांत था, हकीम जफर उनकी नब्ज देखने के बहाने वहां पहुंचा। जहां पनाह, आपकी नब्ज की गति कुछ तीव्र है। क्या कोई चिंता है? उसने बड़ी विनम्रता से पूछा। अकबर ने एक गहरी सांस ली। हकीम साहब, सल्तनत चलाना कांटों का ताज पहनने जैसा है। कभी कभी मन विचलित ही जाता है। जफर ने मौका देखकर कहा, आप सत्य कहते हैं आलमपना। और ऐसे समय में सच्चे और वफादार सलाहकारों का साथ होना ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन वह जानबूझकर रुक गया। लेकिन क्या हकीम साहब? साफ साफ कहिए, अकबर ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं जहांपना, बस यूं ही आया कि कभी कभी जिन्हें हम सबसे ज्यादा विश्वासपात्र समझते हैं, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। जफर ने यह बात इतने सामान्य ढंग से कही कि यह एक दार्शनिक कथन लगे, न कि किसी पर आक्षेप। अकबर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जफर ने उनके अवचेतन मन में संदेह का पहला कांटा बो दिया था। अगले कुछ हफ्तों तक जफर और उसके साथी बीरबल के खिलाफ फुसफुसाहटों का बाजार गर्म करते रहे। वे दरबारियों के कानों में डालते, क्या आपने देखा,
आजकल बीरबल कंधार से आए व्यापारियों के साथ कितना समय बिता रहे हैं, या मैंने सुना है कि बीरबल गुप्त रूप से कुछ ज्योतिषियों से मिल रहे हैं। कहीं वे शहंशाह की कुंडली तो नहीं बनवा रहे? ये बातें हवा में तैरती रहीं और कभी कभार अकबर के कानों तक भी पहुंच जातीं। वे इन्हें बकवास समझकर खारिज कर देते, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन के एक कोने में एक छोटी सी दरार पड़ने लगी थी। षड्यंत्र का अगला चरण अधिक ठोस और खतरनाक था। जफर ने एक माहिर जालसाज को बड़ी रकम देकर बीरबल के दस्तखत और उनकी मुहर की हूबहू नकल तैयार करवाई। फिर उसने एक पत्र लिखवाया। यह पत्र बीरबल की ओर से काबुल के विद्रोही सरदार मिर्जा हकीम, जो अकबर का सौतेला भाई भी था, को लिखा गया प्रतीत होता था। पत्र में लिखा था, काबुल के शाह को राजा बीरबल का सलाम। हिंदुस्तान के शहंशाह आजकल अपनी प्रजा से दूर होते जा रहे हैं और कुछ चापलूसों के घेरे में हैं। सल्तनत की भलाई के लिए एक परिवर्तन आवश्यक है। सही समय आने पर मैं आपको आगरा के किले के कमजोर हिस्सों की जानकारी दूंगा। आपका शुभचिंतक बीरबल। यह एक भयावह पत्र था जो सीधे सीधे राजद्रोह का प्रमाण था। जफर ने इस पत्र को अपने एक जासूस के माध्यम से उस रास्ते पर रखवा दिया जहां से शाही डाक काबुल के लिए जाती थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि यह पत्र अकबर के सबसे वफादार गुप्तचरों के हाथ लगे। जैसा कि योजना थी, पत्र पकड़ा गया और सीधे शहंशाह अकबर के सामने पेश किया गया। अध्याय 3 संदेह के गहरे होते बादल। जब वह पत्र अकबर के हाथों में आया तो एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे धरती उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। लिखावट बीरबल की थी, मुहर बीरबल की थी। भाषा भी वैसी ही सधी हुई और कूटनीतिक थी जैसी बीरबल इस्तेमाल करते थे। अकबर का दिल मानने को तैयार नहीं था। यह नहीं हो सकता। यह कोई फरेब है। मेरा बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता, वे अपने कक्ष में टहलते हुए चिल्लाए। लेकिन जफर, जो उस समय वहीं मौजूद था, ने आग में घी डालने का काम किया। जहां पनाह, मैं भी यही मानना चाहता हूं। लेकिन दस्तखत और मुहर असली प्रतीत होते हैं। हो सकता है राजा बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत ने उनकी महत्वाकांक्षा को जगा दिया हो। सत्ता का नशा बड़े बड़ों का ईमान डिगा देता है। अकबर ने जफर को गुस्से से देखा। खामोश, तुम बीरबल को नहीं जानते। लेकिन हर अपना काम कर चुका था। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय जासूसों को बीरबल पर गुप्त रूप से नजर रखने का आदेश दिया। उनका दिल कह रहा था कि बीरबल निर्दोष है, लेकिन एक बादशाह का दिमाग कह रहा था कि सल्तनत की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अकबर का व्यवहार बीरबल के प्रति बदलने लगा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। वे बीरबल से कम बात करते, उनकी सलाह को अनसुना कर देते और अक्सर अकेले रहना पसंद करते। बीरबल यह बदलाव महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके शहंशाह, उनके मित्र उनसे इस तरह क्यों खिंचे खिंचे रहने लगे हैं। उन्होंने कई बार अकबर से बात करने की कोशिश की। आलमपनाह, क्या दास से कोई भूल हुई है? आपका यह सेवक आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर व्याकुल है। अकबर बस इतना ही कहते, नहीं बीरबल, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सल्तनत के कामों का बोझ है। यह ठंडा और रूखा जवाब बीरबल के दिल को तीर की तरह चुभ जाता। वे जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इधर जफर और उसके साथियों ने अपना जाल और कसना शुरू कर दिया। उन्होंने एक गवाह तैयार किया, एक सैनिक जिसे कर्ज में डुबोकर खरीद लिया गया था। उस सैनिक ने शहंशाह के सामने आकर बयान दिया कि उसने खुद अपनी आंखों से राजा बीरबल को आधी रात में कंधार के एक सौदागर को एक नक्शा देते हुए देखा है।
नक्शा? कैसा नक्शा? अकबर ने कड़क कर पूछा। जहां पनाह, वह आगरा के किले का नक्शा लग रहा था। सैनिक ने सिर झुकाकर जवाब दिया। यह एक और बड़ा प्रहार था। एक जाली पत्र और अब एक चश्मदीद गवाह। अकबर का मन बुरी तरह से डोलने लगा। क्या उनका विश्वास गलत था? क्या बीरबल, जिसे वे अपना सबसे करीबी दोस्त समझते थे, पीठ में छुरा घोंपने वाला गद्दार था? अकबर की रातों की नींद उड़ गई। वे अपने अतीत को याद करते, कैसे बीरबल ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया था, कैसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अकबर की जान बचाई थी। उनका दिल चीख चीख कर कहता कि यह सब झूठ है। लेकिन उनके कानों में जफर की बातें गूंजती, सत्ता का नशा। एक दिन अकबर ने बीरबल को एकांत में बुलाया। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। बीरबल, हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और हमें सच के सिवा कुछ नहीं सुनना। बीरबल ने अकबर की आंखों में झांका। वहां स्नेह की जगह संदेह का ठंडा समंदर लहरा रहा था। हुक्म कीजिए जहांपनाह। बीरबल का सच हमेशा आपका ही रहा है। क्या तुम्हारे काबुल के मिर्जा हकीम से कोई गुप्त संबंध हैं? अकबर ने सीधे पूछा। बीरबल एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। काबुल? मिर्जा हकीम? जहांपनाह, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, सिवाय इसके कि वे आपके भाई हैं और सल्तनत के दुश्मन। अकबर ने अपनी मेज की दराज से वह जाली पत्र निकाला और बीरबल की ओर फेंक दिया। और यह क्या है? क्या यह तुम्हारी लिखावट नहीं है? क्या यह तुम्हारी मुहर नहीं है? बीरबल ने पत्र उठाया। उसे पढ़ते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि वे एक बहुत गहरे और सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार हो चुके हैं। जहांपनाह, यह मेरी लिखावट और मेरी मुहर की नकल है। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं, यह मैंने नहीं लिखा। यह एक घिनौना षड्यंत्र है, मुझे आपकी नजरों से गिराने के लिए। बीरबल की आवाज में पीड़ा और सच्चाई का कंपन था। लेकिन अकबर का मन संदेह के बादलों से इतना घिर चुका था कि उन्हें सच्चाई की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें बीरबल की सफाई एक दोषी का बहाना लगी। उनके दोस्त द्वारा दिए गए धोखे के विचार ने उनके दिल को क्रोध और पीड़ा से भर दिया। हमें और कुछ नहीं सुनना, अकबर गर्जिए। तुम्हारी सफाई सुनने से पहले हम तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का एक मौका देंगे। कल सुबह दीवान-ए-आम में पूरी सभा के सामने तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो एक गद्दार को जो सजा मिलती है उसके लिए तैयार रहना। अध्याय 4, न्याय का और निर्वासन का आदेश। अगली सुबह दीवान-ए-आम का माहौल किसी उत्सव जैसा नहीं बल्कि किसी मातम जैसा था। हर दरबारी के चेहरे पर तनाव और उत्सुकता थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर एक पत्थर की मूर्ति की भांति बैठे थे। उनके चेहरे पर भावनाओं का कोई चिन्ह नहीं था। बीरबल को एक कैदी की तरह सभा में लाया गया। वही बीरबल जिनकी एक मुस्कान से पूरा दरबार खिल उठता था, आज सिर झुकाए हथकड़ियों में जकड़े खड़े थे। उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि गहरी पीड़ा थी, अपने ऊपर लगे आरोपों की नहीं बल्कि अपने दोस्त के विश्वास को खो देने की पीड़ा। हकीम जफर और उसके साथी विजी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी योजना सफल होती दिख रही थी। शाही मुंशी ने बीरबल पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। राजा बीरबल पर मुगल सल्तनत के खिलाफ साजिश रचने, दुश्मन शासक काबुल के मिर्जा हकीम के साथ गुप्त पत्र व्यवहार करने और सल्तनत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का संगीन आरोप है। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारे खिलाफ सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने अपनी नजरें उठाईं और सीधे अकबर की आंखों में देखा।
जहां पनाह, मैं अपनी सफाई में क्या कहूं। सच तो यह है कि मैं निर्दोष हूं। यह पत्र जाली है और गवाह झूठा। मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, सिवाय मेरी ज़बान के और सालों की वफादारी के, जिसे आज आप मानने को तैयार नहीं। हम सबूतों पर विश्वास करते हैं, बीरबल, कोरी बातों पर नहीं। अकबर की आवाज में एक कठोरता थी जो उन्होंने बीरबल के लिए पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी। जफर आगे बढ़ा। आलमपनाह, गद्दारी की सजा मौत होती है। इसने आपके विश्वास को तोड़ा है, सल्तनत को धोखा दिया है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कई दरबारी जो बीरबल से जलते थे, जफर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। अकबर एक दुविधा में थे। उनका दिल अब भी कह रहा था कि बीरबल निर्दोष है, लेकिन एक बादशाह के तौर पर उन्हें न्याय के सिद्धांतों और सबूतों का पालन करना था। उनके सामने जो सबूत पेश किए गए थे, वे बीरबल को दोषी ठहरा रहे थे। अगर वे बीरबल को माफ कर देते तो उन पर पक्षपात का आरोप लगता। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक तरफ उनकी दोस्ती, उनका विश्वास, उनका बीरबल था। दूसरी तरफ सल्तनत का कानून, उनकी बादशाह की छवि और पेश किए गए सबूत थे। एक लंबे पीड़ादायक मौन के बाद अकबर ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज फौलादी थी। राजा बीरबल, तुम्हारे खिलाफ पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह दरबार तुम्हें राजद्रोह का दोषी पाता है। यह सुनते ही बीरबल के चेहरे का रंग उड़ गया। हकीम जफर की आंखों में शैतानी चमक थी। लेकिन अकबर ने आगे कहा, तुम्हारी सालों की सल्तनत की सेवा को देखते हुए हम तुम्हें मौत की सजा नहीं देंगे। हम तुम्हें मुगल सल्तनत की सीमाओं से बाहर अनिश्चित काल के लिए निर्वासित करने का हुक्म देते हैं। आज सूर्यास्त से पहले तुम आगरा की सीमा से बाहर चले जाओगे। अगर तुम्हें दोबारा इस सल्तनत की सरजमी पर देखा गया तो बिना किसी सवाल के तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। यह एक क्रूर सजा थी, मौत से भी बदतर। बीरबल के लिए अकबर और अपनी मातृभूमि से दूर हो जाना ही सबसे बड़ी पीड़ा थी। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपना सिर झुकाया, जैसे शहंशाह का हर फैसला उन्हें स्वीकार हो। उन्हें हथकड़ियों में ही दरबार से बाहर ले जाया गया। जब वे जा रहे थे, उन्होंने एक आखिरी बार अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक सवाल था, क्यों मेरे दोस्त, क्यों? अकबर उस निगाह का सामना नहीं कर सके और उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं। जैसे ही बीरबल दरबार से गए, अकबर सिंहासन से उठे और बिना किसी से कुछ कहे अपने निजी कक्ष की ओर चले गए। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन हवा में एक भारीपन छोड़ गया। हकीम जफर और उसके साथियों के लिए यह जीत का दिन था, लेकिन अकबर के लिए यह उनके जीवन की सबसे बड़ी हार थी। उन्होंने सिर्फ एक सलाहकार को नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपनी आत्मा के एक हिस्से को खो दिया था। अध्याय 5, बीरबल के बिना सल्तनत और सत्य की खोज। बीरबल के जाने के बाद आगरा का किला और मुगल दरबार अपनी आत्मा खो बैठे। सब कुछ पहले जैसा था, वही शानो शौकत, वही दरबारी, वही कामकाज, लेकिन कुछ तो था जो गायब था। वह हंसी, वह हाजिर जवाबी, वह बुद्धिमत्ता की चमक जो बीरबल अपने साथ लाते थे, अब नहीं थी। अकबर ने खुद को काम में डुबोने की कोशिश की, लेकिन उनका मन कहीं और ही रहता था। वे अक्सर दीवाने खास में अकेले बैठे रहते, उस जगह को घूरते जहां बीरबल बैठा करते थे। उन्हें हर पल बीरबल की याद आती। जब कोई मुश्किल समस्या आती तो उनकी ज़बान पर पहला नाम बीरबल का ही आता, और फिर उन्हें याद आता कि बीरबल अब यहाँ नहीं हैं। हकीम जफर ने बीरबल की जगह लेने की पूरी कोशिश की। वह हर मामले में अपनी राय देता, शहंशाह को खुश करने के लिए चापलूसी की हदें पार कर देता।
लेकिन उसकी सलाह में बीरबल जैसी गहराई और दूरदर्शिता नहीं थी। वह समस्याओं को सुलझाने की बजाय और उलझा देता। धीरे धीरे अकबर को यह एहसास होने लगा कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक दूत एक अजीब पहेली लेकर आया। उस राज्य के राजा ने अकबर की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक चुनौती भेजी थी। पहेली थी, एक मुट्ठी राख में से बिना चखे या सूंघे यह कैसे पता लगाया जाए कि यह किसी पुरुष की है या स्त्री की। पूरा दरबार चकरा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जफर ने कुछ ऊटपटांग तर्क दिए, लेकिन कोई भी संतोषजनक नहीं था। अकबर को बीरबल की बहुत याद आई। वे जानते थे कि अगर बीरबल यहाँ होते तो चुटकियों में इसका हल निकाल देते। अंत में अकबर को शर्मिंदगी के साथ दूत को वापस भेजना पड़ा। इस घटना ने अकबर के मन में दबे हुए संदेह को फिर से जगा दिया। क्या उन्होंने फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी? क्या बीरबल सच में निर्दोष थे? वे रात रात भर जागते और अपने फैसले पर पछताते। उधर बीरबल एक साधारण किसान का वेश धारण किए सल्तनत की सीमाओं के पास एक छोटे से गांव में रह रहे थे। उनका दिल टूटा हुआ था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी तेज था। वे जानते थे कि वे निर्दोष हैं और उन्हें खुद को साबित करना होगा। उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपने कुछ वफादार दोस्तों और जासूसों, जो अभी भी आगरा में मौजूद थे, के माध्यम से गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि षड्यंत्रकारियों ने कोई न कोई गलती जरूर की होगी। उनके जासूसों ने बताया कि जिस सैनिक ने उनके खिलाफ गवाही दी थी, वह अचानक बहुत अमीर हो गया है और जुए में बहुत पैसा उड़ा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। बीरबल समझ गए कि सैनिक को खरीदा गया था। फिर बीरबल ने उस जालसाज का पता लगाने की कोशिश की जिसने उनके दस्तखत और मुहर की नकल की थी। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि शहंशाह अकबर एक ऐसे महान कलाकार की तलाश में हैं जो शाही फरमानों को लिखने के लिए सबसे सुंदर नकल बना सके, और उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। लालच में आकर वही जालसाज जिसने बीरबल के खिलाफ काम किया था, अपनी कला का प्रदर्शन करने आगरा पहुंचा। बीरबल के जासूसों ने उस पर नजर रखी और सही समय पर उसे पकड़ लिया। शुरू में उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे जान का खतरा दिखाया गया तो उसने हकीम जफर का नाम उगल दिया। अब बीरबल के पास दो महत्वपूर्ण कड़ियां थीं, खरीदा हुआ गवाह और जालसाज का कबूलनामा। लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ इन सबूतों के साथ शहंशाह के सामने जाना खतरनाक हो सकता है। जफर बहुत चालाक था और वह इन सबूतों को झूठा साबित कर सकता था। बीरबल को एक ऐसी योजना की जरूरत थी जो जफर और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़वा सके, और वह भी पूरे दरबार के सामने, ताकि शहंशाह को अपनी आंखों से सच्चाई देखने का मौका मिले। बीरबल ने अपने अंतिम और सबसे बड़े दाव की तैयारी शुरू कर दी। यह एक ऐसा नाटक होने वाला था जिसका मंच खुद शहंशाह अकबर का दरबार बनने वाला था। अध्याय 6, सत्य की विजय और विश्वास की पुनर्स्थापना। कई महीने बीत चुके थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ा फटेहाल व्यापारी आया। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कमर झुकी हुई थी और वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। उसने शहंशाह से न्याय की गुहार लगाई। आलमपनाह, मैं ईरान का एक गरीब व्यापारी हूँ। मैं यहाँ हीरों का व्यापार करने आया था। आगरा के एक बड़े सौदागर, जो खुद को हकीम मिर्जा जफर का करीबी बताता है, ने मुझसे एक कीमती हीरा खरीदा, लेकिन मुझे उसकी कीमत अदा नहीं की। जब मैंने पैसे मांगे तो उसने मुझे धमकाया। हकीम जफर, जो दरबार में ही मौजूद था, यह सुनकर तैश में आ गया। जहां पनाह, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है।
मैं किसी सौदागर को नहीं जानता। यह मुझे बदनाम करने की साजिश है। अकबर ने बूढ़े व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत तो नहीं है जहांपनाह, बूढ़े ने कहा, लेकिन मैं उस हीरे को पहचान सकता हूं। वह एक बहुत ही अनोखा हीरा है। उसके अंदर एक छोटा सा काला धब्बा है जो घोड़े की शक्ल का लगता है। यह सुनकर जफर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले निश्चित रूप से प्रस्तुत है उस कहानी का अगला भाग। अध्याय 7, विश्वास के बाद घाव, मरहम और एक नई सुबह। दरबार में सत्य की विजय हो चुकी थी। षड्यंत्रकारियों को उनके किए की सजा मिल गई थी और बीरबल अपनी पूरी महिमा के साथ शहंशाह के पास लौट आए थे। लेकिन कहानियां वहां खत्म नहीं होती। जहां न्याय मिल जाता है, वे वहां से एक नया मोड़ लेती हैं। अकबर और बीरबल का रिश्ता भी एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था। एक ऐसा दौर जहां विश्वास को पुनर्परिभाषित किया जाना था। उस शाम जब सूरज यमुना के जल में अपना सिंदूरी रंग घोल रहा था, अकबर और बीरबल अपने निजी बाग में अकेले टहल रहे थे। दरबार की औपचारिकताएं पीछे छूट चुकी थीं। यहां सिर्फ दो दोस्त थे, एक जो अपराध बोध के भारी बोझ तले दबा था और दूसरा जो उस बोझ को हल्का करना चाहता था। बीरबल, हम आज भी अपनी आंखों में आंखें डालकर तुमसे बात करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, अकबर ने गहरी पीड़ा के साथ कहा। हमने तुम्हें निर्वासन दिया, तुम पर लांछन लगाया, तुम्हें उन लोगों के सामने अपमानित किया जो तुमसे ईर्ष्या करते थे। हम कैसे इस पाप का प्रायश्चित करें? अकबर रुके और बीरबल के हाथ पकड़ लिए। हम तुम्हें इस सल्तनत का सबसे अमीर आदमी बना देंगे। जितना सोना, जितनी जागीरें तुम चाहो मांग लो। यह सब भी हमारे अपराध बोध को कम करने के लिए नाकाफी होगा, पर शायद हमारे दिल को कुछ तसल्ली मिले। बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान तैर गई। उन्होंने नरमी से अपने हाथ छुड़ाए और कहा, जहांपनाह, आप मुझे वह चीज देना चाहते हैं जिसकी मुझे कभी चाह नहीं रही। दौलत और जागीरें तो आती जाती रहती हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए तो वह कुछ और है। क्या? तुम जो मांगोगे मिलेगा, अकबर ने उत्सुकता से कहा। मुझे एक वचन चाहिए, आलमपनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा। मुझे वचन चाहिए कि भविष्य में आप किसी भी दरबारी, किसी भी अमीर, किसी भी सेवक पर सिर्फ सुनी सुनाई बातों या पेश किए गए सबूतों के आधार पर निर्णय नहीं लेंगे, जब तक कि आप उसकी आत्मा की सच्चाई को न परख लें। सबूत झूठे हो सकते हैं, गवाह खरीदे जा सकते हैं, लेकिन एक वफादार इंसान की आंखों की सच्चाई कभी झूठी नहीं हो सकती। बीरबल ने आगे कहा, और मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मैं सल्तनत के लिए कुछ मांगना चाहता हूं। हमें एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी जहां किसी निर्दोष को मेरे जैसे षड्यंत्र का शिकार न होना पड़े। जहां हर किसी को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अपनी बात रखने का निडर मौका मिले। अकबर बीरबल के निःस्वार्थ विचारों से अभिभूत हो गए। कहाँ वे उन्हें धनदौलत से तौलना चाहते थे और कहाँ बीरबल पूरी सल्तनत के भविष्य की चिंता कर रहे थे। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल की महानता सिर्फ उनकी बुद्धि में नहीं, बल्कि उनके विशाल हृदय में थी। तुम सही हो बीरबल, अकबर ने कहा। आज से हम इस सल्तनत का शुद्धिकरण करेंगे। हम जड़ों में लगी उस दीमक को खत्म करेंगे जो ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के रूप में हमारे दरबार को खोखला कर रही है। अध्याय 8, सत्य की पेटी और शासन की नई नीति। अगले ही दिन बीरबल की सलाह पर अकबर ने एक अभूतपूर्व घोषणा की। किले के मुख्य द्वार पर एक बड़ा ताला लगा हुआ संदूक रखवाया गया, जिसे सत्य की पेटी का नाम दिया गया। इस संदूक में एक छोटा सा छेद था, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत, किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार की जानकारी या किसी षड्यंत्र की सूचना एक पत्र पर लिखकर डाल सकता था।
पत्र पर नाम लिखना आवश्यक नहीं था। यह घोषणा की गई कि हर हफ्ते खुद शहंशाह अकबर वजीर-ए-आज़म बीरबल की उपस्थिति में उस पेटी को खोलेंगे और हर पत्र को गंभीरता से लेंगे। हर सूचना की गुप्त रूप से जांच की जाएगी और यदि वह सच पाई गई तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो। शुरुआत में दरबारियों ने इसे एक और शाही सनक समझा। कुछ ने इसका मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब पहले ही हफ्ते उस पेटी से निकले एक अनाम पत्र के आधार पर आगरा के एक भ्रष्ट कोतवाल को रंगे हाथों पकड़ा गया तो पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। वह कोतवाल हकीम जफर का करीबी माना जाता था और खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था। धीरे धीरे सत्य की पेटी आम जनता के लिए न्याय का और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए खौफ का प्रतीक बन गई। अब हर दरबारी, हर अमीर, हर सूबेदार कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचता था। उन्हें डर था कि कोई अदृश्य आंख उन्हें देख रही है और उनकी करतूत सत्य की पेटी के माध्यम से शहंशाह तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही अकबर का व्यवहार भी बदल गया। अब वे सिर्फ चापलूसों की मीठी बातों में नहीं आते थे। वे दरबारियों से तीखे सवाल पूछते, उनकी राय के पीछे का तर्क जानना चाहते। उन्होंने उन लोगों को महत्व देना शुरू किया जो निडर होकर अपनी असहमति जताते थे। बीरबल के अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि हाँ में हाँ मिलाने वाले वफादार नहीं बल्कि खतरनाक होते हैं। सच्चा शुभचिंतक वही है जो सच बोलने का साहस रखता है, भले ही वह सच कड़वा क्यों न हो। एक दिन अकबर और बीरबल शतरंज की बिसात पर बैठे थे। खेल के बीच में अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, उस दिन जब हमने तुम्हें निर्वासित किया था तो कई रातें हम सो नहीं पाए। हमें बार बार तुम्हारा चेहरा याद आता था। क्या तुम्हारे मन में हमारे लिए जरा भी क्रोध या घृणा नहीं आई? बीरबल ने एक मोहरे को आगे बढ़ाते हुए कामली जवाब दिया, जहां पनाह, जब एक सुनार सोने को आग में तपाता है तो सोना सुनार से घृणा नहीं करता। वह जानता है कि यह प्रक्रिया उसे और भी शुद्ध और मूल्यवान बनाने के लिए है। हमारे रिश्ते ने भी संदेह की उस अग्नि परीक्षा को पार किया है। इस परीक्षा ने हमें जलाया नहीं बल्कि हमारे विश्वास को कुंदन बना दिया है। अब यह पहले से कहीं ज्यादा खरा और चमकदार है। अकबर बीरबल के इस दार्शनिक उत्तर को सुनकर निशब्द रह गए। उन्हें अपने मित्र की बुद्धिमत्ता और विशाल हृदय पर गर्व हुआ। अध्याय 9, एक अटूट विरासत। समय बीतता गया। सत्य की पेटी ने मुगल प्रशासन को काफी हद तक स्वच्छ और जवाबदेह बना दिया। अकबर का दरबार अब सिर्फ चापलूसों का जमघट नहीं बल्कि योग्य और गुणी लोगों का सम्मान करने वाला केंद्र बन गया था। अकबर और बीरबल की दोस्ती अब सल्तनत में एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उनकी कहानियां सुनाते थे, न केवल हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की बल्कि अटूट विश्वास और सच्ची मित्रता की भी। उन्होंने मिलकर सल्तनत को न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी मजबूत किया। एक दिन एक विदेशी राजदूत ने अकबर से पूछा, शहंशाह हिंद, आपकी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी विशाल सेना, आपका अथाह खजाना, या आपके भव्य किले? अकबर मुस्कुराए और उन्होंने अपने बगल में बैठे बीरबल की ओर देखा। फिर उन्होंने राजदूत से कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत न हमारी तलवार में है न हमारे सोने में। हमारी सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। मेरा मेरी प्रजा पर विश्वास, मेरी प्रजा का मुझ पर विश्वास और सबसे बढ़कर मेरा मेरे इस दोस्त पर विश्वास। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह वो खजाना है जिसे कोई दुश्मन लूट नहीं सकता, यह वो किला है जिसे कोई तोप तोड़ नहीं सकती, और यह वो सेना है जो कभी हार नहीं सकती। राजदूत के पास इस जवाब का कोई प्रत्युत्तर नहीं था। उसने देखा कि कैसे एक महान सम्राट की शक्ति का असली स्रोत कोई भौतिक वस्तु नहीं
बल्कि एक मानवीय भावना थी, विश्वास की भावना, जिसे उन्होंने और उनके बुद्धिमान मित्र ने मिलकर अपनी सल्तनत की नींव बनाया था। अकबर का विश्वास, जो एक बार संदेह के तूफान में लगभग डूब गया था, अब एक प्रकाशस्तंभ की तरह चमक रहा था, जो न केवल उनकी सल्तनत को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दोस्ती, न्याय और सच्चे नेतृत्व का मार्ग दिखाता रहेगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक विरासत थी, जो आगरा के किले की दीवारों में और हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई। निश्चित रूप से प्रस्तुत है उस कहानी का अगला, अंतिम भाग। अध्याय 10, भविष्य की छाया। बीरबल की वापसी और सत्य की पेटी की स्थापना के बाद मुगल सल्तनत में शांति और न्याय का एक नया युग प्रारंभ हुआ। अकबर और बीरबल का विश्वास अब एक मिसाल था, एक ऐसा मानक जिसके आधार पर वफादारी को परखा जाता था। वर्षों बीत गए। साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं और खजाना भरा हुआ था। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। शहंशाह अकबर की उम्र अब ढल रही थी। उनके बालों में चांदी चमकने लगी थी और चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें खिंच गई थीं। अब उन्हें सल्तनत की सीमाओं से ज्यादा सल्तनत के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता थे उनके बेटे शहजादा सलीम। सलीम एक योग्य राजकुमार थे। वे बहादुर थे, कला के पारखी थे और उनमें नेतृत्व के गुण भी थे। लेकिन साथ ही वे बेहद आवेगी, विलासिताप्रिय और चापलूसों से घिरे रहने वाले युवक थे। वे बीरबल के प्रभाव को अक्सर अपने और अपने पिता के बीच एक बाधा के रूप में देखते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल की नीतियां बहुत ज्यादा आदर्शवादी हैं और एक शहंशाह को लोहे के हाथ से शासन करना चाहिए, न कि सत्य की पेटी जैसी नरम चीजों से। एक रात अकबर अपने निजी कक्ष की खिड़की से तारों को देख रहे थे। उनका मन अशांत था। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे बाद इस सल्तनत का क्या होगा? बीरबल जानते थे कि शहंशाह के मन में क्या चल रहा है। आलमपनाह, हर उगता सूरज ढलता है ताकि एक नई सुबह हो सके। शहजादा सलीम एक योग्य शासक बनेंगे। योग्य? हाँ, वे योग्य हैं। अकबर ने एक ठंडी सांस भरी। लेकिन क्या वे बुद्धिमान हैं? क्या वे न्याय और करुणा के बीच का अंतर समझते हैं? वे सत्ता को अधिकार समझते हैं, कर्तव्य नहीं। हमें डर है, बीरबल, कि हमारे जाने के बाद वे उन सभी सिद्धांतों को खत्म कर देंगे जिन्हें हमने और तुमने मिलकर इतनी मेहनत से स्थापित किया है। यह सत्य की पेटी उनके लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होगी। यह एक पिता की चिंता थी और एक बादशाह की पीड़ा। अकबर जानते थे कि उनका बनाया हुआ साम्राज्य तभी तक सुरक्षित है जब तक उसे चलाने वाले हाथ काबिल हों। बीरबल ने कुछ देर सोचा। वे जानते थे कि शहंशाह का डर निराधार नहीं है। उन्होंने कई साम्राज्यों को महान शासकों के अयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथों बिखरते हुए देखा था। जहां पनाह, बीरबल ने सधी हुई आवाज में कहा, यदि आप अनुमति दें तो दास इस विषय पर कुछ दिनों तक विचार करना चाहेगा। शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे सल्तनत का भविष्य किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर नहीं बल्कि एक ठोस नींव पर टिका हो। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल को देखा। एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी चिंता के लिए वे उसी व्यक्ति पर निर्भर थे जिस पर उनका विश्वास अडिग था। अध्याय 11, अस्वीकार्य प्रस्ताव। लगभग एक पखवाड़े के गहन चिंतन, पुराने इतिहासों के अध्ययन और सल्तनत की व्यवस्था को समझने के बाद बीरबल एक प्रस्ताव के साथ शहंशाह के सामने उपस्थित हुए। यह प्रस्ताव इतना क्रांतिकारी और साहसिक था कि उसने मुगल सल्तनत की नींव को हिलाकर रख दिया। दीवाने खास में केवल अकबर और बीरबल थे। कहिए बीरबल, तुम्हारे मस्तिष्क ने क्या हल निकाला है? अकबर ने पूछा।
आलमपनाह बीरबल ने अदब से झुकते हुए कहा, मेरा मानना है कि सल्तनत की शक्ति किसी एक व्यक्ति, चाहे वह शहंशाह ही क्यों न हो, के हाथों में पूरी तरह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति बदल सकते हैं, उनकी नीयत बदल सकती है, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। बीरबल ने एक लंबा दस्तावेज अकबर के सामने रखा। मेरा प्रस्ताव है कि हम एक सल्तनत परिषद, काउंसिल ऑफ द एम्पायर, का गठन करें। इस परिषद में नवरत्नों के अलावा सल्तनत के हर सूबे से एक प्रतिनिधि, प्रमुख व्यापारी संघों का एक प्रतिनिधि और किसानों का भी एक प्रतिनिधि शामिल होगा। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के सबसे गुणी और सम्मानित लोग होंगे। अकबर खामोशी से सुन रहे थे, लेकिन उनकी भ्रिकुटी तन गई थी। बीरबल ने आगे कहा, शहंशाह का पद सर्वोच्च रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला, जैसे कि युद्ध की घोषणा, करों में बड़ा बदलाव या किसी नए कानून को लागू करना, इस परिषद की सलाह और बहुमत के बिना नहीं लिया जा सकेगा। भविष्य के शहंशाह यानी शहजादा सलीम को इस परिषद के साथ मिलकर शासन करना होगा। यह परिषद सल्तनत की आत्मा की तरह होगी, जो शरीर यानी शासक को गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी। यह सुनते ही अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। बीरबल, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? वे गरजिए। तुम हमसे हमारी ही सल्तनत का अधिकार छीनना चाहते हो? यह मुगल सल्तनत हमारे पूर्वजों ने अपनी तलवार के दम पर बनाई है। यह कोई पंचायत नहीं है जहां व्यापारी और किसान फैसला करेंगे कि शहंशाह को क्या करना चाहिए। यह हमारे खून का, हमारी विरासत का अपमान है। यह पहली बार था कि अकबर इस तरह बीरबल पर क्रोधित हुए थे। यह संदेह का क्रोध नहीं था, यह एक बादशाह के अभिमान पर लगी चोट का क्रोध था। तुम हमारे बेटे पर विश्वास नहीं करते। तुम सलीम को अयोग्य समझते हो और इसीलिए यह जाल बुन रहे हो ताकि सत्ता उसके हाथों से निकलकर तुम्हारे बनाए हुए लोगों के हाथ में चली जाए। बीरबल का दिल टूट गया। जहांपनाह, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। यह शहजादा सलीम के खिलाफ नहीं, बल्कि सल्तनत के पक्ष में है। यह व्यवस्था उन्हें एक अलोकप्रिय शासक बनने से बचाएगी। खामोश, अकबर ने चिल्लाकर कहा। हमें और कुछ नहीं सुनना। तुमने आज हमारी दोस्ती की नहीं, बल्कि एक शहंशाह के अधिकार की सीमा लांघी है। ले जाओ यह दस्तावेज अपनी आंखों के सामने से। यह प्रस्ताव हमें अस्वीकार्य है। उस दिन दोनों के बीच एक ऐसी खाई खुद गई जो किसी षड्यंत्र ने नहीं, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं ने खोदी थी। बीरबल सल्तनत के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे, जबकि अकबर अपनी विरासत और अपने बेटे के अधिकार को। उनका अटूट विश्वास एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां दोस्ती और कर्तव्य एक दूसरे के सामने थे। अध्याय 12 मौन का संवाद। उस दिन के बाद दरबार में सब कुछ बदल गया। अकबर और बीरबल के बीच एक ठंडी, औपचारिक दूरी आ गई। वे बात करते थे, लेकिन सिर्फ सल्तनत के रोजमर्रा के कामों पर। हंसी मजाक, निजी चर्चाएं, भविष्य के सपने, सब बंद हो गए थे। यह खामोशी पहले वाले निर्वासन के दौर से भी ज्यादा पीड़ादायक थी, क्योंकि इस बार वे एक दूसरे के सामने होते हुए भी मीलों दूर थे। दरबारियों ने इस बदलाव को तुरंत भांप लिया। बीरबल के पुराने दुश्मन, जो अब तक शांत थे, फिर से सिर उठाने लगे। शहजादा सलीम को लगा कि उनके पिता ने आखिरकार उस मस्खरे की असली जगह दिखा दी है। वे पहले से ज्यादा निरंकुश और अभिमानी हो गए। अकबर ने खुद को सलीम को एक आदर्श शासक बनाने के काम में झोंक दिया। वे उसे अपने साथ ले जाते, उसे कूटनीति और युद्धनीति सिखाते। वे खुद को और दुनिया को यह साबित करना चाहते थे कि उनका बेटा किसी परिषद का मोहताज नहीं है। लेकिन हर शाम जब वे अकेले होते, उन्हें बीरबल की कमी खलती।
उन्हें उस निडर आवाज की कमी महसूस होती जो उन्हें बताती थी कि वे कहाँ गलत हैं। उधर बीरबल ने खुद को दरबार से लगभग अलग कर लिया था। वे अपना अधिकांश समय शाही पुस्तकालय में बिताते। वे इतिहास की किताबें पढ़ते, उन महान साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानियां जो सिर्फ एक गलती के कारण धूल में मिल गए। वे क्रोधित नहीं थे, दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि उनका दोस्त, उनका शहंशाह, अपने पिता के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि उसे आने वाला खतरा दिखाई नहीं दे रहा। यह एक मौन संवाद था। दोनों अपने अपने तरीके से सही थे और दोनों ही अपनी जगह पर अकेले और दुखी थे। उनका विश्वास टूटा नहीं था, लेकिन उस पर एक गहरी खरोंच आ गई थी जिसे समय का कोई मरहम भर नहीं पा रहा था। अध्याय 13 एक बादशाह का विवेक और विश्वास की अंतिम विजय। इस मौन को टूटने का अवसर एक अप्रत्याशित घटना ने दिया। गुजरात के सूबे में एक छोटे से इलाके में किसानों ने विद्रोह कर दिया। कारण यह था कि वहां के स्थानीय जागीरदार ने, जो शहजादा सलीम का कृपापात्र था, मनमाने ढंग से लगान को 3 गुना बढ़ा दिया था। जब किसानों ने विरोध किया तो उसने क्रूरतापूर्वक दमन किया। यह खबर सत्य की पेटी के माध्यम से सीधे अकबर तक पहुंची। अकबर आगब बूला हो गए। उन्होंने सलीम को तलब किया। यह क्या है सलीम? तुम्हारे नियुक्त किए हुए लोग हमारी प्रजा पर जुल्म कर रहे हैं और तुम्हें खबर तक नहीं। सलीम ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, वे सिर्फ किसान हैं। सल्तनत की शान के लिए थोड़ी सख्ती जरूरी है। मैं शहजादा हूं, मेरा फैसला ही कानून है। मेरा फैसला ही कानून है। ये शब्द बिजली की तरह अकबर के कानों में कौंधे। उन्हें इन शब्दों में अपना ही अतीत दिखाई दिया, लेकिन उस अतीत में अहंकार के साथ अनुभव और विवेक भी था। सलीम के पास सिर्फ अहंकार था। अकबर को एक पल में वह भविष्य दिख गया जिससे बीरबल उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा भविष्य जहां शासक की सनक ही कानून होगी और प्रजा की आवाज का कोई मूल्य नहीं होगा। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल उनके बेटे से नहीं, बल्कि सत्ता के इस निरंकुश स्वभाव से सल्तनत को बचाना चाहते थे, जो किसी भी शासक को भ्रष्ट कर सकता है। उस रात अकबर खुद शाही पुस्तकालय गए। बीरबल मोमबत्ती की पीली रोशनी में एक पुरानी पांडुलिपि पर झुके हुए थे। अकबर धीरे से उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया और उठ खड़े हुए। अकबर ने कोई भूमिका नहीं बांधी। उन्होंने सीधे कहा, बीरबल, हमें अपनी सल्तनत परिषद के बारे में और बताओ। यह एक माफी नहीं थी, यह एक बादशाह का आत्मसमर्पण था, अपने अहंकार का, अपने दोस्त के विवेक के सामने। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वह दस्तावेज निकाला और दोनों दोस्त रात भर उस योजना पर काम करते रहे। अकबर ने अपने अनुभव से उसमें कुछ व्यावहारिक बदलाव किए और बीरबल ने अपनी दूरदर्शिता से उसे और मजबूत बनाया। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। परिषद शहंशाह को पद से हटा नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सलाह को अनदेखा करना भी लगभग असंभव बना दिया गया। अगले कुछ महीनों में सल्तनत परिषद का गठन किया गया। यह अकबर के शासनकाल का सबसे क्रांतिकारी कदम था। यह एक बादशाह द्वारा अपनी ही शक्ति को स्वेच्छा से सीमित करने का एक अभूतपूर्व उदाहरण था। जब परिषद की पहली बैठक हुई तो शहंशाह अकबर ने अपने सिंहासन के बगल में एक और आसन लगवाया। उन्होंने बीरबल का हाथ पकड़ा और उन्हें उस आसन पर बिठाया। पूरे दरबार के सामने उन्होंने कहा, यह सल्तनत 2 स्तंभों पर खड़ी है।